सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। और आज हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, बल्कि घर पे ही कुछ प्रिपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही मेरा एग्ज़ाम करीब आ रहा है। तो प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं और इस ब्लॉग को आज शुरू करते हैं। सो अभी सबसे पहले तो यार एसएसटी पढ़नी पड़ेगी, यानी ज्योग्राफी आप जिसे बोलते हो। शुद्ध हिंदी में अगर बात करूँ तो एसएसटी पढ़नी पड़ेगी। और एसएसटी के अंदर बहुत कुछ है यार इसके अंदर। ये इंग्लिश देखना नहीं, मतलब मैंने कॉपी पढ़ी हुई थी तो मैंने कहा बना लेता हूँ। और ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत तगड़ा वाला है इसका। और ये मैंने स्टार्टिंग करी थी लिखना, आप देख सकते हो 5 अगस्त 2024 से मैंने इसको लिखना शुरू किया था। और आज डेट हो चुकी है 9 जून 2025। और लिखा तो बहुत कुछ है इसके अंदर, मतलब पूरी आपकी ज्योग्राफी जितनी होती है वो सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपने कभी सुना और इसके अंदर ना लिखा हो। इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी बहुत मोटी कॉपी हो चुकी है लिख लिख के। एयरपोर्ट से लेके बंदरगाह तक सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं और शुरू करते हैं पश्चिमी घाट से। और ये काफ़ी टिपिकल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो बात करते हैं पश्चिमी घाट से गुजरने वाले जितने भी राज्य हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। एक्चुअल में केरला को कभी कभी गलती से मेरे मुंह से करेला भी निकल जाता है यार। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। और पश्चिमी घाट की बात करी जाए तो ताप्ती नदी से मुहाने से कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई लगभग 1600 मीटर 1600 किलोमीटर के आसपास है। और ऊंचाई लगभग 1200 मीटर के आसपास है एवरेजन अगर बात करी जाए। और आपको शायद पता नहीं होगा कि एक्चुअल में जो पश्चिमी घाट है उसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले उत्तरी सहयात्री और दक्षिणी सहयात्री। शाबाश बेटा। और इसके अंदर भी काफ़ी टिपिकल थिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर दिक्कत की बात ये है कि हर जगह उनकी नई नई चोटियाँ हैं। जैसे आप ले लो आरावली श्रेणी को, तो वहाँ पर उच्चतम श्रेणी जो है वो माउंट आबू है। उस तरीके से आप मेघालय श्रेणी के अंदर ले लो तो वहाँ पर आपको पठार देखने को मिलेंगे, गारो, खासी, जयंतिया। इस तरीके से सब जगह अलग अलग तरीके से सिस्टम चल रहा है। अब जैसे मैं बात करूँ उत्तरी सहयात्री में सर्वोच्चतम चोटी जो है वो एक्चुअल में आपकी है मलियागिरी, जैसे कि आप जानते भी हो। और दूसरी श्रेणी जो है वो महाबलेश्वर है। कुछ इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो मतलब एसएसटी पढ़ना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अगर मैं अपनी तरीके से अगर इसको बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ, तो एसएसटी पढ़ने से एक्चुअल में आप जानते हो कि किस तरीके से हमारे देश में क्या सिस्टम चल रहा है। तो ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है यार। और ये मैं समझो कभी लर्निंग फैक्टर्स है, सीखने के तरीके से। हमेशा मान के मैंने ये चला यार कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है और हिंदी सब्जेक्ट जो होता है वो एक्चुअल में सब्जेक्ट होता ही नहीं है यार। वो एक्चुअल में एक लैंग्वेज होती है जो टीचर लोग दिमाग में ये बैठा देते हैं कि यार एक्चुअल में इसको पढ़ना कठिन है, इस वजह से कठिन लगने लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ रियलिटी ये है कि क्लास 10 से लेकर 12 तक अब तक मुझे ऐसा पता चला कि हिंदी इंग्लिश एज अ सिर्फ एक लर्निंग लैंग्वेज है, ना कि कोई सब्जेक्ट है। इसलिए उनको उस तरीके से ट्रीट करना बंद कर दो जिस तरीके से ट्रीट करते हो। बाकी एसएसटी पढ़ना भी एक कला है और इसको पढ़ने का अलग ही मज़ा है यार। जैसे कि आप साइंस जब पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर ये मैकेनिज्म लगती है और इसके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसके अंदर ये प्रोसेस होती है और उसके बाद ये कंपोनेंट और यह प्रोडक्ट मिलता है। उसी तरीके से एसएसटी के अंदर भी पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा सोच सकते हो कि जितना भी इकोनॉमिकल डिज़ास्टर होता है, जो कुछ भी होता है, उस सब जानने को आपको इसमें मिलता है। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट अपने में कोई कम अहमियत नहीं रखता, बाकी सब अपने में अच्छी अहमियत रखते हैं। और सब कुछ अच्छा भी होता है यार पढ़ने लिखने में। पढ़ने लिखने ज़्यादा आराम की चीज़ कोई नहीं है। खान सर ने भी यही कहा था यार। देख लो चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, चिड़ियों ने मेरी हाँ में हाँ मिला दी है। और आप में से कितने लोग हो जो कि किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ आप कौन सा सब्जेक्ट सबसे बढ़िया लगता है। जैसे मैं आपको अगर ऑप्शन दे दूँ तो जीके जीएस, मतलब इसके अंदर तो एसएसटी भी आ जाती है। दूसरा आपका इंग्लिश हो जाता है और तीसरा आपका रीजनिंग हो जाता है और चौथा आपका मैथमेटिक्स हो जाता है। वैसे मैं अगर लिटरली बताऊँ तो मैथमेटिक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, क्योंकि वो अपनी निजी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। और ख़ास कर तो भैया परसेंटेज वाला चैप्टर, भले ही थोड़ा सा मुझे समझ में आता है लेकिन चैप्टर मस्त है यार। समझ रहे हो, चैप्टर बिल्कुल मस्त है।
और आप में से कितने लोग मैथ पढ़ते हो कायदे से, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका फेवरेट उसमें से टॉपिक क्या है, यानी जैसे सिंपल, इंटरेस्ट, कॉम्प्लेक्स। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। इंटरेस्ट या कुछ भी है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो यार, अभी मैं पढ़ रहा था तो मुझे इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये लिखी थी, ये शायद पता नहीं मैंने कब लिखा था इसको, डेट लिखी है 1 जून को लिखा था मैंने, इसी जून को लिखा था। शायद मैं कुछ ज़्यादा ढिलाई कर रहा था इसको पढ़ने में। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ये नहीं है यार, ये है मेरा। इसमें लिखा है 1 जून 2025, ओनली 6 months लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम, डू फास्ट। मतलब अपने आप को अवेयर करने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, और बाकी तो पढ़ना है ही है यार। जीवन में पढ़ाई बिना कुछ होने वाला वैसे भी नहीं है। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए पढ़ाई उसका सब कुछ होती है, लेकिन आज के समय में गवर्नमेंट ने इतना फालतूपंती कर दिया है कि क्या बताऊँ। क्या बोला तूने? अच्छा, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई करना बड़ी ही बेवकूफ़ियत का काम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बाकी इंडियन गवर्नमेंट की तो बात ही क्या करी जाए भैया, इनकी बात तो बाकी निराली है एकदम। एजुकेशनल को एकदम लो लेवल पे पहुंचा दिया है लाके। मतलब एनसीईआरटी से टॉपिक कट रहे हैं, हर साल सिलेबस रिड्यूस होता है, पढ़ने वाला पढ़े भी क्या। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो। किसी को नौकरी मिले भी क्या। तभी तो देखते हो कि इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा बेरोज़गार लोग बैठे हुए हैं। कभी चौराहे पे जाऊंगा तो आपको मैं उसका ब्लॉग बना के दिखाऊंगा कि एक्चुअल में बेरोज़गारी किस हद तक है। वहाँ पे आप खड़े हो जाओगे ना, और ऊपर से ड्रोन शॉट भी अगर लिया गया तो उस भीड़ के अंदर आप नहीं दिखोगे, इतना तो कंफर्म है। इतनी तगड़ी भीड़ होती है वहाँ पे। और क्या बताऊँ, एजुकेशन के एकदम लो लेवल पे पहुँचा दिया है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है, स्कूल के अंदर तो लोगों को ऐसा लगता है कि भैया उनसे बड़ा 30 मार्क का कोई है नहीं। क्लास टेस्ट को देखकर वो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्क का समझते हैं, लेकिन एक्चुअल का जब पेपर उनके हाथ में आता है तो उनकी बैंड बज जाती है। क्योंकि क्लास में जो टीचर्स होते हैं वो जानते हैं कि यार इनको पढ़ाने लिखाने से कुछ होने वाला वैसे भी नहीं है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में कुछ इस तरीके से सिस्टम कर ही दिया है कि चाहे पढ़ो चाहे लिखो कुछ भी करो, रहोगे तुम बेरोज़गारी। और उनमें से मैं भी एक हूँ, और शायद आप में से देखने वाले ही बहुत सारे लोग हैं। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खरीदी हुई हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें तो बड़ी ज़िद की वजह से खरीदी हुई हैं। उनमें से एक चीज़ मेरी ये भी है, जैसे मैं आपको भी फिर दिखा दूँ, तो उनमें से एक चीज़ है ये, यानी मेरा फेंडर का गिटार, जो कि काफ़ी ज़िद करने के बाद मैंने ख़रीदा था। काफ़ी ज़िद हुई थी इसके चक्कर में यार। और पीछे आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल। मतलब मेरा वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट में से एक केमिस्ट्री भी था, और क्लास 12th में मेरे केमिस्ट्री में आए थे 97 नंबर। जैसा कि आपको बगल में बैनर भी दिख रहा होगा कि जब हमने रिज़ल्ट सुना था इसके बारे में, तो मेरे जो कोचिंग वाले सर थे उन्होंने इसका एक्चुअल में एक बैनर तैयार कर दिया पूरा यार। मतलब एक बैनर तैयार कर दिया, और उसके ऊपर जो मेरे परसेंटेज बने थे, यानी 12th में परसेंटेज बने हुए थे 91.2% बने हुए थे, उसके ऊपर प्रिंट करा दिया। और एक्चुअल में एक बैनर बना के अपने व्हाट्सएप डीपी में लगा दिया, जैसे कि आपको साइड में दिख भी रहा होगा। मतलब काफ़ी ख़तरनाक माहौल था यार। और मेरे स्कूल की कुछ पिक्चर्स भी हैं जो आप देख सकते हो, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिक्चर हैं। और इन सब पिक्चरों को क्रिएट करने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी यार। मतलब मेरे क्लास 10th में आए थे 87.6%, जिसकी वजह से मैं सेकेंड लेवल पे आया था, जो कि फ़र्स्ट लेवल जो लड़की थी उसका 90% बना था। लेकिन उसे मुझे डिफ़ीट करना था, उससे मुझे आगे निकलना था। इसके लिए मैंने बहुत, हो सकते हो कि जी तोड़ मेहनत हुई थी। एक ही सब्जेक्ट की कॉपी को कितनी बार तैयार किया था यार। मतलब रिवीजन के चक्कर में इतनी बार उसको लिखा गया था। मतलब फिजिक्स के अंदर इतने डेरिवेशन को 5-5 बार रिवाइज किया गया था। केमिस्ट्री के जितनी भी रिएक्शन है उन्हें कम से कम 10-10, 20 भी बार लिखा गया था। नेमिंग रिएक्शन को तो इतना पूरा रट चुके थे नेमिंग रिएक्शन यार। और अभी भी केमिस्ट्री काफ़ी तगड़ी है यार। और इसी को बनाने के बाद जब हमें वो सरप्राइज़ मिला भैया, स्कूल से हमें फ़ोन आया कि आइए अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पे हमने कई सारी पिक्चर्स भी क्लिक करी, जैसा कि आप साइड में देख भी सकते हो। इसलिए ज़िंदगी में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, और थोड़ा सा धैर्य रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सब एक दिन में तो होता नहीं है यार। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए पढ़ाई करना काफ़ी ज़रूरी है। इस इंडियन गवर्नमेंट के चक्कर में मत पढ़ो यार। और जितने भी सिलेबस रिड्यूस करे जाते हैं, समय मिले तो उनको ही पढ़ लिया करो। मैं तो ये सोच के पढ़ता था कि यार कभी मुझसे कोई कुछ पूछ ले
तो मेरे पास उसका जवाब हो बस, चाहे सिलेबस में रिड्यूस हुआ हो चाहे कुछ भी हुआ। और सिलेबस जो रिड्यूस हुआ अगर आप उसको पढ़ते हो तो एक्चुअल में आप वन ऑफ द बेस्ट इंसान में से एक बन जाओगे, क्योंकि उसको वो सब आता है जो लोग पढ़ते भी नहीं हैं। इसलिए सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है, मेरी राय तो ये है। और अपनी राय जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। यार देखो, मुझे पढ़ते समय एक डायग्राम मिला जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब इंडिया का नक्शा। और ये मैंने एक बार बनाया। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मुझे यकीन ही नहीं होता यार। और आप में से कौन से लोग किस किस राज्य में बिलोंग करते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस डायग्राम का वास्ता है तो मैं ज़रूर बताना यार, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना इतना आसान नहीं है। और एसएसटी पढ़ना तो उससे भी आसान नहीं है, आप जैसे जानते हो। अबे मुझे यार यहाँ पे छिपकली का बच्चा दिखा, छोटा सा एकदम, यही खिड़की के जाल के पास बैठा हुआ है। चला गया क्या, देखना पड़ेगा। चला गया लग रहा है यार, आवाज़ सुन के चला गया मुझे लग रहा है। बाकी अब यहाँ से देखो बैकग्राउंड कितना तगड़ा आता है यार यहाँ से। अभी इधर ही था यार, पता नहीं कहाँ चला गया। वैसे एक मच्छर यहाँ टहल रहा है, शायद अभी वो दौड़ के आए। कहाँ हैं? देखिए जाल के बाहर जाएगा मोबाइल, जाएगा नहीं आएगा। वैसे भैया आम का सीज़न आ गया है और देखो आम बेचना उसने शुरू भी कर दिया है। ये क्लियर हो गया है, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है यहाँ से। काफ़ी अच्छा है। छिपकली चली गई यार, मैं सोच रहा दिखा दूँ आपको। छिपकली भी छोटी सी छच्चा सा बच्चा है एकदम। और आप सबके लिए मेरे पास एक ऑफ़र है कि जिसने भी मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ला के दिए, यानी आप बता सकते हो कि जैसे कि आपको पता चला कि ये मेरा चैनल है और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कई लोगों को शेयर भी किया कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तो उसे मैं एक फैक्चुअली बता रहा हूँ कि ये 20 का नोट उसे ज़रूर दूंगा। और इसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपना QR कोड या फिर अपना नंबर आप मुझे सेंड कर देना, अपने कमेंट चैट बॉक्स में कर देना। और उसके अंदर मैं उसे आपसे कांटेक्ट करूँगा और उसके बाद आपको मैं एक्चुअल में 20 रुपये सेंड करूँगा। और ये आपके लिए बोल सकते हो कि इफेक्टिवली है और ये ज़्यादा दिन तक सीमित नहीं है। तो ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कराओ यार, क्योंकि जितना इसका ग्रोथ होगा उतना मैं हैप्पीली इतने सारे स्पॉन्सर और इतने सारे गिफ्ट्स आपके लिए लाता रहूँगा। तो जल्दी जल्दी इसे शेयर करो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर लाओ इसके ऊपर यार, समझ रहे हो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।